हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू अगेन टू डिस्कस दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आई से 50% तो हमें लगता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब यही होता है। तो दो ही चीजें होती हैं उसमें, पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव। और वेटेज भी इन दोनों चैप्टर्स का काफी ज्यादा है, अराउंड 25%, 20 to 25% ही। तो 50% और 40 से 50 नंबर आपके इन दो टॉपिक्स में आएंगे। आई एम हैप्पी कि ये दो ही चैप्टर हमारे रह गए हैं। इनको अब हम करेंगे जोर शोर से दम लगा के। और आपके भाई या आपके फ्रेंड या जो भी कह लो, आई हैव एन एक्सपर्टाइज इन बोथ दी चैप्टर्स बिकॉज आई एम अ ट्रेजरी प्रोफेशनल ऑल्सो। चलो, ग्रेट। So this is chapter 9, CA final, derivative analysis and valuation. लेंदी चैप्टर है, मतलब लेंदी है। प्रैक्टिकल्स भी इसमें से आने ही आने हैं फॉर श्योर। प्रैक्टिकल है, मजेदार। एंड एज आई टोल्ड यू कि इसको जब तक आप पढ़ोगे नहीं, यू विल नॉट फील द कॉन्फिडेंस। छोटी छोटी दो तीन ट्रिक्स ही हैं इसमें, कहानी घूम फिर के वही आ जाएगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें इस चैप्टर में देयर वुड बी वेरियस अदर फैक्टर्स आल्सो इन्वॉल्व्ड, लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, क्योंकि यू नो डॉलर की इकोनॉमी अलग चलती है, आईएनआर अलग चलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आएगा ही आएगा हर जगह, वो तो मतलब एफएम का बेस ही है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी या आईआरआर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मतलब जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो तो आएगा ही आएगा। तो मैं अभी दोबारा आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी या डिस्काउंट फैक्टर के कंसेप्ट में कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप उसको शार्पन कर लीजिए। दो पॉइंट आते ही आपको 40% ये चैप्टर हो गए, 35% वो हो गए, तो आपका 70% एफएम इन चार चीजों पे ही निकलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो निकलना नहीं है आपके, तो मुझे पता है 75-80, तो पिछली बार तो 93 नंबर आ गए सी फाइनल, बट एनी हाउ। सो ये चार पांच चीजें ही होंगी, कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे जो भी इस चैप्टर में। बट आई थिंक इंस्टीट्यूट आपको क्या पढ़ाना चाहता है, फॉरवर्ड क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, डेफिनेटली पढ़ाएंगे। आप आपको पूरा समझा देंगे। ऐसा समझा देंगे कि जैसे आपको समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, या शेयर क्या होता है, या लोन क्या होता है, फ्यूचर मार्केट कैसे इवॉल्व होती है, क्यों चलती है, ये मतलब पढ़ाएंगे आपको। प्राइसिंग कैसे चलती है, नो, क्योंकि इनकी प्राइसिंग कैसे चलती है, प्राइसिंग मतलब इनकी कॉस्टिंग निकलती कैसे है। इसमें बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इंस्टीट्यूट में। अगर आप एक एफडी कराते हो आज, 100 रुपए की एफडी, 10% का रिटर्न है एनुअली, एक साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 110 रुपए। तो एक साल के फ्यूचर का जो प्राइस है वो 110 हुआ ना। तो मैंने पढ़ाना क्या है आपको, बट मैं पढ़ा दूंगा। सो प्राइसिंग कैसे निकलती है फ्यूचर की और ऑप्शन की, मतलब अगर आपको सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, एक साल बाद खरीदने का राइट खरीदना है, तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। आपको पूरा का पूरा एफडी के साथ खरीदना है तो 110 रुपए देने पड़ेंगे। अब बोलोगे कि नहीं, वो तो सर एक साल बाद देने पड़े, हाँ तो बिल्कुल ठीक है, इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर लगा लो कितना आ रहा है, वो तो 100 रुपए ही आएगा। ठीक है। स्पॉट हेजिंग क्या होता है? हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब टू प्रोटेक्ट योर रिस्क बाय टेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। आपकी एक पोजीशन, मतलब आपने एक पोजीशन को क्लोज कर दिया। यूजिंग फ्यूचर्स भी कर सकते हो आप, यूजिंग ऑप्शंस भी कर सकते हो आप, यूजिंग फॉरवर्ड्स भी कर सकते हो, आप हेजिंग करते हो। हेजिंग इज इन ये इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी में प्रतिबंध हुआ है, क्या बोले, या फ्यूचर के प्रतिबंध हो गए, या वट एवर यू कैन कॉल इट। तो आपका एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर का एक राइट है आपके पास। आप हेजिंग के वर्ड को थोड़ा एक बार गूगल करके इसकी पूरी हिंदी अलग से समझ लो। इट्स नॉट एनी, कोई प्रोडक्ट नहीं है ये, कोई टेक्निकल टॉपिक नहीं है ये। हेज करना मतलब अपनी पोजीशन को आपने हेज कर लिया। आपकी गर्लफ्रेंड आगे जाके आपकी शादी उससे पहले वो आपने पहले ही रोका कर लिया, वट एवर। ऑप्शन, ऑप्शन मैंने जैसे आपको बताया, ये एक ऑप्शन है, इसका वर्ड ही बता रहा है ऑप्शन। यू हैव द ऑप्शन टू बाय एंड नॉट टू बाय, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। यू नो तो इससे भी आपके जो फॉरवर्ड और फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको हम प्लान कर सकते हैं। ट्रेड डेरिवेटिव होते हैं, बाकी भी सारी चीजें होंगी, ये वेदर इलेक्ट्रिसिटी सारी चीजें घुमा फिरा के आती हैं। बट एक बार मैं आपको बेसिक कंसेप्ट, डेरिवेटिव
का एक बार बेसिक कंसेप्ट क्विकली बता देता हूँ, देन वी विल गो अहेड विद द चैप्टर। बिलीव मी, आप सिर्फ मेरे लेक्चर को सुनो, सारे सब यहाँ पे करेंगे। देखो आरटीपी अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, रैंक लानी है, तो आपको आरटीपी, एमटीपी और पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, मेरी ये सिंसियर एफर्ट होगा कि मैं सारे, क्योंकि 3-3 क्वेश्चन आते हैं यार, 10 साल में 30 क्वेश्चन है, वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। लास्ट टाइम में पढ़ाई कर रहे हो सीए फाइनल के बाद, तो फिर आप कुछ अलग ही पढ़ोगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको डेरिवेटिव बता देता हूँ, डेरिवेटिव होता क्या है, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, सो दैट कि आप बार बार इसमें कंफ्यूज ना हो। क्योंकि देखो, जो जिस बच्चे को हेज का मतलब नहीं समझ में आता, जिसको ऑप्शन का मतलब नहीं समझ में आता, और जिसको डेरिवेटिव का मतलब नहीं समझ आता, वो चैप्टर को जितना मर्जी रट्टा घुट्टा उट्टा लगा ले, फिर वो बेचारे का वीक ही रह जाता है ये टॉपिक। सो हेज मैंने आपको बता दिया, फ्यूचर की पोजीशन को यू नो आज के टाइम में ही क्लोज करना। रोका इज वन ऑफ द एग्जांपल एटसेट्रा, अपने हेज कर दिया, और टूट सकता है, आई डोंट नो, मतलब जनरली तो नहीं टूटना चाहिए। ऑप्शन मैंने आपको बता दिया, अभी डिटेल में समझ में, जब तक आपको फॉरवर्ड और फ्यूचर नहीं समझ में आएगा, ऑप्शन कैसे समझ में आएगा। सो फॉरवर्ड और फ्यूचर का ही एक लिमिटेड और आई से एक फर्दर एडिशन होता है ऑप्शन। अब उससे पहले मैं आपको डेरिवेटिव का मतलब बताता हूँ। मैंने केमिकल इंडस्ट्री में काम किया, थोड़ा सा लंबा बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये बताने में आपका फायदा है। मैंने केमिकल इंडस्ट्री में काम किया, तो केमिकल का यहाँ पे क्या लेना है, केमिकल इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट बनता था, मैंने एक शुगर इंडस्ट्री में भी काम किया हुआ है, अच्छा काम किया हुआ है, 3-4 साल यहाँ किया हुआ है, 4-5 साल यहाँ भी किया हुआ है। जो शुगर शुगर लेते हैं, क्योंकि शुगर आपको आसान लगेगा। जब शुगर किससे बनती है, शुगर केन से, शुगर केन से शुगर बनती है, बट साथ साथ में आपकी 2-3 चीजें और बन जाती हैं। आपका जो शुगर का वेस्ट निकलता है, या वेस्ट का मतलब जो भी आपका शुगर केन का जूस था, उस जूस से 10% तो शुगर बन गई, बाकी जो 90% बचा, उससे आपका एथेनॉल एंड कुछ और छोटा मोटा केमिकल, और गुड़ तो अलग होता है, बट अगर बिल्कुल लास्ट में रह जाता है उसका, गुड़ का प्रोसेस अलग होता है, वो भी जूस से डायरेक्टली बन सकता है थोड़ा बहुत। तो प्राइमरली आपका एथेनॉल बन जाता है, तो ये शुगर डेरिवेटिव हुआ। और साथ साथ में यहाँ पे जो शुगर का जो शुगर केन का जो छूटती है, वट एवर यू कैन कॉल इट, बगास कहते थे हम तो उसे, बेसिकली जो लक्कड़ से या जो भी कह लो, उसका जो छिलका छिलका जो बच जाता है, इससे आप पावर प्रोड्यूस कर सकते हो। अरे भैया, मतलब जो जूस निकाल लिया, जो उसके बाद इतना ज्यादा जो सामान बचेगा, वो थोक में बचता है, वो उसको भी कहीं ना कहीं तो कंज्यूम करना पड़ेगा। तो दे ऑल आर शुगर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव का मतलब मेन प्रोडक्ट आपने निकाल लिया, बाकी की जो चीजें बची, ठीक है, वो डेरिवेटिव होते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत होता है, आपका एक कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हो, 3-4 चीजें और एक्स्ट्रा बन जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। आई बात समझ में। और वो 2-3 होते हैं, एक नहीं होता, कई जगह पे एक भी होता होगा, 2-3 होते हैं। गिव मी एन एग्जांपल, गिव मी एन एग्जांपल डेरिवेटिव का। किसी भी आप स्टील में जाओगे, कुछ ना कुछ बनेगा, तो नहीं हो। शुगर केन वाज अ डिसेंट एग्जांपल, एंड केमिकल में भी बहुत बनते हैं डेरिवेटिव, ये बड़े अच्छे एग्जांपल है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द वर्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब डिराइव, मेरी भी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, बट डिराइव करके कुछ निकला, जो मतलब आपने कुछ काम किया तो फिर कुछ निकला। अब आ जाते हैं अपने जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं अभी क्विकली। सो आपका दो ही चीजों को एग्जांपल लेके चलेंगे, तीन ले सकते हैं। देखो, तीन ही चीजें होती हैं वैसे तो प्राइमरीली, या तो आपका कोई ना कोई एसेट में या तो इक्विटी होगी, या फॉरेक्स होगा, या कमोडिटी होगी। सो पहला मैं फॉरेक्स लिख लेता हूँ, दूसरा इक्विटी लिख लेता हूँ, तीसरा कमोडिटी। तो इन्हीं तीन चीजों में आप लार्जली डील करोगे, बाकी भी सारी चीजों में कर सकते हो। अंडरलाइंग एसेट कैन बी, वर्ड कैन बी कुछ भी हो सकता है, बट लार्जली आई से 95%, 97% जो व्हाट डू कॉल इट, जब हम बातें करते हैं डेरिवेटिव्स की, डेरिवेटिव डेरिवेटिव क्या किया जा रहा है, डेरिवेटिव होता क्या है। डेरिवेटिव इज अ वर्ड, ये भी इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आ गया होगा जल्दी, तो इंग्लिश मीडियम तुम सारे हैं, बट जो हाई क्लास इंग्लिश मीडियम है उनको समझ में आ गया डेरिवेटिव। मैंने इतना एम्फेसाइज इसीलिए कर लिया कि इतना कुछ मुश्किल नहीं है डेरिवेटिव और है, ये सिर्फ एक इंग्लिश के दो वर्ड्स हैं। चलो अब डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। डेरिवेटिव होता क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपके पास सपोज एक शेयर है। किसका शेयर लेना है आपको अभी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ले लो, अपना फेवरेट है। जैसे कितना खींचोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, चलो इसका ले लेते हैं।
HUL का ले लेते हैं, काफी अच्छा ऑफर देती है ये कैंपस में आके। या नेस्ले का ले लें, तो SBI इज अराउंड 820, HUL इज अराउंड 2800, नेस्ले अभी चल रहा है मेरे ख्याल से 5200 के आसपास। तो 5200 का नेस्ले का डेरिवेटिव ले लेते, नेस्ले का शेयर ले लिया हम। आज क्या तारीख चल रही है? आज चल रहा है अगस्त, तो 24 अगस्त चल रहा है, 24 अगस्त 2024। ये शेयर 5200 रुपए का है। अब इन शेयर्स के, और आज ही के अगर हम डॉलर ले लें, तो आज डॉलर चल रहा है 83.95, नियर अबाउट 84 के आसपास चल रहा है। अब अगर आपको यही जो शेयर है या यही जो डॉलर है USD INR, 1 साल बाद की डील करनी है या 6 महीने बाद फ्यूचर की डील करनी है, कभी भी फ्यूचर डेट विच कैन बी से 31 दिसंबर 24, और कैन बी इवन 31 मार्च 25, और इवन से अगस्त 25, 1 साल बाद का। उस समय के जो प्रोडक्ट होंगे, उस समय अगर आप इसका कॉन्ट्रैक्ट अभी कर सकते हो या नहीं कर सकते, टेल मी, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसीलिए तो ये सारी मार्केट आर इवॉल्व टू सच ए लेवल कि आप 1 साल बाद का डॉलर अभी खरीद सकते हो। और डॉलर खरीदोगे क्यों? क्योंकि भैया आपको 1 साल के बाद कुछ ना कुछ सामान ऐसा खरीदना है जिसकी पेमेंट आपको डॉलर में करनी है। आप स्टॉक क्यों खरीदोगे? बस क्योंकि आपको क्या कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, आपको रखने हैं वो शेयर अपने पास, और यू वांट टू डू स्पेकुलेशन की, बाद में क्या पता रियल वर्ल्ड में वो उस समय कम हो जाए, रियल मार्केट में। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, लेट मी जस्ट एम्फसाइज इट। उससे पहले मैं आपको ये एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, सब कुछ कवर करेंगे बट आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू, ठीक है? ठीक है, यहीं पे समझा देते हैं पहले, फिर वापस चलते हैं। ओके, तो दो तरीके की मार्केट होती है जहां से आप क्या क्या ले सकते हो, डॉलर्स मतलब करेंसी, आप ले सकते हो स्टॉक्स, और आप ले सकते हो कमोडिटी। अभी हम इन दो की ज़्यादा बात करते हैं, तो स्टॉक की बात, पहले डॉलर की बात कर लेते हैं। सपोज अभी का रेट मैंने आपको बताया 83.95 चल रहा है, ठीक है, अगस्त 25 में। अब इस मार्केट को जो आज का टुडे लेटेस्ट करंट जो रेट चल रहा है मार्केट में, उसको बोलते हैं कैश मार्केट। अगर थोड़ा बहुत इसको कर सकते हो तो आप इसको स्पॉट भी बोल सकते हो, स्पॉट मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो सीधे पैसे दिए सीधे खरीद ली, सीधे पैसे दिए सीधे चीज खरीद ली, तो उसको क्या बोलेंगे, कैश मार्केट और स्पॉट मार्केट। अब अगर यही चीज मैं फ्यूचर की डेट की बात करूं, अब वर्ड ही आ गया फ्यूचर, एनी टाइम, मतलब टाइमिंग हम वी कैन डिस्कस सेपरेटली। तो फ्यूचर में दो तीन तरीके के प्रोडक्ट आपको मिल सकते हैं। सबसे पहली बात तो आपको फ्यूचर ही मिल जाएगा। फ्यूचर में पर्टिकुलर चीज की क्या वैल्यू होगी, वो एक फ्यूचर मार्केट में, विच इज कॉल्ड डेरिवेटिव मार्केट में, वो चल रहा होगा। अब ये डेरिवेटिव वर्ड कैसे निकल रहा है, क्योंकि अगर ये स्टॉक ना होता, अगर यहाँ पे नेस्ले का स्टॉक ना होता, तो फिर ये होता ही नहीं। जिस चीज की प्रेजेंट में मार्केट है उसी की फ्यूचर में मार्केट होगी। इट इज गेटिंग डिराइव्ड फ्रॉम दिस, दिस इज द बेस, दिस इज द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो एक होता है फ्यूचर, फ्यूचर से ही रिलेटेड है, बिल्कुल डिट्टो तो सेम नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा अलग है, वो हो जाता है फॉरवर्ड। अभी मैं इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ मीनिंग, मोटा मोटा दे बोथ आर सेम, जस्ट कि कोई लाइक जैसे स्टॉक्स में आपको फ्यूचर मिलेगा, कमोडिटी में आपको फ्यूचर मिलेगा, करेंसी में आपको फॉरवर्ड भी मिल जाएगा। फाइल से 70 to 80% ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आर सेम, थोड़ी सी रेगुलेशन और लॉट साइज और सेटलमेंट का मैकेनिक्स चेंज कर देते हैं, तो फिर वो फ्यूचर कहलाता है। तीसरा इन दोनों से लिंक ही है, इससे रिलेटेड ही है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन। अब ऑप्शन भी कई तरीके के होते हैं, बट ये पूरा एज ए वाज ट्राइंग टू, ये पूरा 110 है, एसेट वैल्यू प्लस प्रीमियम, जो फ्यूचर का प्रीमियम है। बट ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम में खेलेगा, राइट देगा आपको, एक्सप्लेन करेंगे हमेशा। सो गाइस, आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? देखो मैंने बहुत डिटेल में बताया, आई हैव टेकन योर 14 प्रीशियस मिनट्स टू एक्सप्लेन यू कि इतना मुश्किल कुछ नहीं होता।
हेज इज एन इंग्लिश वर्ड जिसमें आप अपनी पोजीशन, फ्यूचर की पोजीशन को प्रोटेक्ट करते हो। थोड़ा सा मैंने एक वेग एग्जांपल दिया कि भैया आपने रोका कर लिया, शादी तो वहीं पे होनी है, या फिर यू कैन से कि आपने एक जो भी है, यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग। इतनी फर्म नहीं होती बट सिमिलर लाइन पे आपने आप इधर भी करेंगे। तो हम पूरे एग्जांपल के साथ बताने वाले हैं, एक्चुअल रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम जो एक्चुअल एग्जांपल है। दूसरा मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि डेरिवेटिव इज नथिंग, डेरिवेटिव इज अ डिराइव्ड यू नो प्रोडक्ट फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अगर अंडरलाइंग एसेट होगा तभी डेरिवेटिव होगा। डेरिवेटिव इज अ वर्ड, derived products, they can be future forward option। ठीक है, फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन भी मल्टीपल तरीके के हो सकते हैं बट बेसिक कंसेप्ट सेम है। आई अगेन री एम्फेसाइज यू द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि कोई भी चीज आप फ्यूचर में लोगे उसमें आपको इंटरेस्ट कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन ऐड करनी पड़ेगी, मार्केट के फैक्टर जनरली तो आपके व्हाट डू यू कॉल इट, जनरली तो वो महंगा ही होगा। बट अगर आपको श्योर एंड सर्टेन रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि कोई चीज आपको फ्यूचर में सस्ती मिले क्योंकि उसकी डिमांड आज ज्यादा है। ठीक है, बहुत कम होता है, ऐसा जनरली होता नहीं। फिर मैंने आपको देन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि फॉरवर्ड और फ्यूचर लगभग लगभग सेम ही होते हैं, क्योंकि ये दोनों, मतलब तीन स्टॉक जब आप ट्रेड करने जाते हो तो जनरली करेंसी में फॉरवर्ड चलता है, क्योंकि ये कस्टमाइज हो सकते हैं, काफी हद तक कस्टमाइज। आई एम जस्ट कमिंग टू यू। फ्यूचर थोड़े स्टैंडर्ड लॉट हो जाते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो बन जाते हैं, कि आपको इतने में ही इस पर्टिकुलर डेट पे ही होता है, सो दैट्स द डिफरेंस। नहीं समझ में? आई विल जस्ट गेट टू इट। ऑप्शंस आर नथिंग बट द फर्दर डेरिवेटिव विच ओनली डील विद द प्रीमियम। बट यहाँ पर या तो प्रीमियम आपको काफी बेनिफिट देके जाएगा या लॉस, मतलब एसेट तो एसेट है यार। अपने स्टॉक क्लियर नेस्ले का 5200 का, अब ज्यादा से ज्यादा ये गिरेगा तो 1000 रुपये गिर गया तो आपको फिर भी 4200 का है, 1000 रुपये बढ़ गया, 6200 का हो गया। बट प्रीमियम जो होता है ऑप्शन में, उसमें आपका आर या पार हो जाता है, इधर यू विल गेन अ लॉट और यू विल लूज एवरीथिंग, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पॉइंट के परस्पेक्टिव से लिंक हो जाती है। इसमें कोई डिलीवरी नहीं होती, मतलब डिलीवरी नहीं होती, लिंक होती है डिलीवरी, बट कोई एक्चुअल एसेट ट्रेड नहीं होता। बट एनी हाउ, बोल तो रहा था मैं कि आसान है बट इतना आसान लग नहीं रहा समझाने में। चलो एनी हाउ, सो आपको मैंने ये एफडी का एग्जांपल दिया था, याद है आपको? ये फॉरवर्ड भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। लेट अस जस्ट डिस्कस इट इन अ मोर structured manner as per the institute. Derivative is a product, I explained you. Value is derived from one or the more variable called underlying asset. एसेट होना चाहिए, इसने यहाँ पे इंडेक्स और रेफरेंस बोल दिया, 5-6 एसेट्स को मिला के भी एसेट्स बन सकता है। अंडरलाइंग एसेट कैन बी इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स, कैन बी वर्ड है, मतलब लार्जली इसी में मैंने बताया आपको 97% डीलिंग इन तीन में ही होती है। बाकी भी एसेट्स के डेरिवेटिव बन सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज इवॉल्व टू सच ए लेवल कि वो किसी भी चीज के डेरिवेटिव बना देते हैं आजकल। डेरिवेटिव का मतलब डिराइव्ड प्रोडक्ट्स। द इम्पोर्टेंट ऑफ अंडरलाइंग इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, देखो अगर एसेट ही नहीं होगा तो उसकी इंपॉर्टेंस तो होगी होगी। ऑल डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द अंडरलाइंग वैल्यू। भाई सीधी सी बात है कि आप एक साल आगे की सुगर खरीद रहे हो, एक साल आगे का क्रूड खरीद रहे हो, एक साल बाद के आप डॉलर और आयनर, तो मतलब अंडरलाइंग एसेट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी की वैल्यू से वो वैल्यू निकलेगी। जो आपको इजीएस्ट एग्जांपल मैं शुगर का बता देता हूँ। लॉट्स में बिकती है बट हम केजी में बात करेंगे। अभी सपोज 50 रुपए केजी बिक रही है, एक साल के बाद ये 55 की बिक रही है। एक साल बाद जब आप खरीदने जाओगे, 1 ईयर आफ्टर 55, तो आप 55 पे खरीद के आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, वो तो डिपेंड तो तभी करेगा कि नहीं अंडरलाइंग एसेट कितने पे चल रहा है उस समय। अगर उस समय ये अंडरलाइंग एसेट शुगर 45 पे चल रही होगी, आपको 10 का प्रॉफिट हो गया। अगर ये उस समय 65 पे चल रही होगी, नहीं अगर ये 65 पे चल रही होगी तो आपको 10 का प्रॉफिट हो गया। अगर ये उस समय 45 पे, हाँ क्योंकि आपने 55 पे खरीदी है 65 की पे, और अगर ये 45 पे चल रही होगी तो आपको 10 का लॉस हो गया। आपकी जो फ्यूचर का प्राइस वैल्यू है, दैट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन दी, उसका प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंडेंट ऑन दी अंडरलाइंग वैल्यू। The change in the value of the forward contract is broadly equal to the change in the value of the underlying. अब ये जो आपने अभी देखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू होती है ना,
जो आपने ये 55 में खरीदा हुआ है, अगर आपने 1 साल आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो आपने फॉरवर्ड का एक कॉन्ट्रैक्ट किया, बोले जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो आपने एग्रीमेंट किया कि मैं 1 साल के बाद शुगर 55 रुपए पर केजी में खरीदूंगा, दैट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाहते हो कि भैया मैं तो ये बेचना चाहता हूँ, तो उसकी जो वैल्यू हर एक, आपने तो 55 रुपए दिए हैं, मतलब दोगे, या आपने एग्री किया कि मैं 55 रुपए आपको 1 साल बाद दूंगा। अब अगर मार्केट में शुगर सपोज 40 की चल गई, तो कोई आपसे 55 का थोड़ी ना खरीदेगा। तो जो वो फिर बंदा बोलेगा तो 40 का ही लूंगा, या फिर जो भी कह लो। तो इसकी जो वैल्यू है ब्रॉडली इक्वल टू द चेंज, उसका प्रॉफिट एंड लॉस सारा अंडरलाइंग एसेट के साथ ही चलते रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इन एब्सेंस ऑफ ए वैल्यूएबल अंडरलाइंग एसेट और डेरिवेटिव विल हैव नो वैल्यू। यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट अगेन, कि एसेट तो होना ही चाहिए, बिना एसेट के डेरिवेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब वो डिलीवरी लो या ना लो वो अलग बात है, बट देयर हैज टू बी अ लिंक्ड एसेट व्हिच सेल हैव अ वैल्यू। अब पता चला कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने डील किया था, जो अबेंडन, मतलब कई बार ऐसे प्रोडक्ट होते हैं, मतलब कि मैं इंडस्ट्री से आ रहा हूँ, स्क्रैप है, मिट्टी है, या जो भी कह लो कचरा है। देर इज ए टाइम जब लोगों को कचरा चाहिए होता है, वो आपको 5-5 हज़ार रुपए देकर ट्रक भर के जाते हैं। एंड देर इज ए टाइम जब आप उनको देते हो, यार ये लो 5,000 रुपए, मेरा कचरा उठा के लेके जाओ। तो एसेट की अगर वैल्यू होगी तभी उसका डेरिवेटिव होगा। ठीक है, ऑन मेच्योरिटी क्या होगा, द पोजीशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज डिटरमाइंड बाय द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। इफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग is higher than the contract price, the buyer makes a profit. ठीक है, ऐसे आप ठीक ठीक कर लो, खुद ही पढ़ा लो। गैस, इतना मुश्किल नहीं है, आई नो, कि क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और थोड़ा सा आपको और लगेगा। जस्ट स्टिक विद मी, बिलीव मी, अगले 1 घंटे के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक बार आपको दोबारा रिवीजन तो करना ही पड़ेगा। देखो, सीए फाइनल की जो पढ़ाई है, या कोई भी पढ़ाई कह लो आप, यू नो एक बार में नहीं याद होता है, क्योंकि ये नई चीजें आप सीख रहे हो। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल लाइए, थोड़ा सा आपको यू विल हैव टू फील लाइक यू आर डूइंग इट ऑन योर ओन। तो मेन यूजेज ऑफ डेरिवेटिव पे आ जाते हैं। डेरिवेटिव यूज क्यों होगा? कॉर्पोरेशन, कंपनी जहाँ पे आप जॉब करोगे, टू हेज द करेंसी रिस्क एंड द इन्वेंट्री रिस्क। हेज का मतलब सेव पोजीशन और टेक पोजीशन। ठीक है, तो अब बोलोगे करेंसी रिस्क को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? टू हेज का मतलब टू प्रोटेक्ट ही लिख लो। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे भाई? देखो, सीधी सी बात है, आपकी जो कंपनी है उसको डीजल लगता है, डीजल यूज होता है आपको हर जगह, या फिर आपको कोल बहुत यूज होता है। आप कोई भी प्लांट चला रहे हो, वहाँ पे कोल यूज होता है। अब कोल आपको रेगुलर यूज होना ही होना है। अभी सपोज कोल 7,000 रुपीज पर टन चल रहा है, 7 रुपए केजी चल रहा है। आपको तो हर साल यूज करना है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अब एक बार ये 7-14 हो सकता है, हो सकता है सर, कहीं पे आपका लॉकडाउन हो गया, कहीं पे आपका फैक्ट्री बंद हो गई, डिमांड सप्लाई की बात है ये तो सारी, डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो आप क्या करोगे एज ए नॉर्मल? और ये 7 का कम भी हो सकता है, हो भी सकता है, यू नेवर नो, क्या पता अगर आपकी सप्लाई ज्यादा हो गई, होने के चांसेस थोड़े कम है, बट ये हो सकता है। क्रूड तो गिरते ही रहता है। मैंने 2008 में जब मैं सी कर रहा था, उस समय क्रूड $100 प्लस पे था, आज 80 पे चल रहा है। गाइस बिलीव मी, जब मैं सीए फाइनल कर रहा था, कोल उस समय भी 100 रुपीज पर टन था, आज भी 100 रुपीज पर टन है। 100 टन का मतलब 8,000 रुपए, उससे भी सस्ता है। तो कॉमोडिटी डिपेंडिंग अपॉन द यूटिलाइजेशन, डिमांड सप्लाई का रेट इनका स्टेबल हो सकता है, नीचे भी आ सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि कोई चीज मतलब एक रॉक बॉटम पे है, या कोई और रिजर्व निकल के आ गए। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आप एक बार, मैं इसका भी मैंने चार्ट बनाया हुआ है, जैसे गोल्ड का और मार्केट का बनाया है, 30-30 साल के, इसके भी चार्ट मैंने बनाए हुए हैं, मैं आपको एक बार दोबारा प्रेजेंट कर दूंगा। बॉटम लाइन ये मैं बोल रहा था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल, कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कैन गो अप एंड कैन कम डाउन इन फ्यूचर। आपको चाहिए, आपको तो फैक्ट्री चलानी है, आपको पावर प्लांट चलाना है, या कोई भी प्लांट चलाना है, आपको कोई चाहिए, क्योंकि आपका या तो मेन पावर प्लांट है, या आपका इन हाउस पावर प्लांट है। देखो, पावर के बिना कोई भी फैक्ट्री नहीं चलती, बहुत कम, मतलब रेयरली चलती होंगी, हर जगह पावर लगती है। तो वो हर जगह अपने कैपेटिव पावर प्लांट लगा के रखते हैं, जनरेटर भी लगा के रखते होंगे, जो भी कह लो।
जनरेटर से काम नहीं होता, पावर प्लांट ही लगाना पड़ता है आपको छोटा सा, लार्जली। तो उसके लिए आपको कोल चाहिए। कोल अभी चल रहा है 7,000 का, आपको सालों साल चाहिए, तो आप फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द फ्यूचर अगेन। तो फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट ऐड कर लो कि भैया आज ले लिया, अगर मैं आज पैसे दे देता प्लस स्टोरेज कॉस्ट एक्सेट्रा या जो भी है, जो भी फैक्टर मिला के, तो सपोज आपने इसको 7200 पे ले लिया 1 साल बाद का, 2 साल बाद का आपने 7500 पे ले लिया, जैसे 8,000 पे ले लिया 3 साल बाद। आपने क्या किया, कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन ने कहीं ये 14,000 ना हो जाए, कहीं ये आगे बढ़ के कोल या जो भी उनका अंडरलाइन 14,000 ना हो जाए, उसने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। 3 साल के बाद ये उसको उसी पे खरीद सकते हैं 8,000 पे, जिस पे भी इन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया। करेंसी पे आ जाते हैं। अगर सपोज आप ये कोल जो है वो इम्पोर्ट करते थे, कोल है या आप कोई भी आप इम्पोर्ट करते थे इनपुट अपना, आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट दिखना है इम्पोर्ट दिखना है, चलो एक्सपोर्ट दिखाते हैं आपको। टीसीएस है, ये अपने यूरोप के जितने भी आईटी क्लाइंट्स हैं उनको एक्सपोर्ट करती है सड़क से। हर साल इसको एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, रेवेन्यू तो बहुत ज्यादा है, $1 बिलियन का रेवेन्यू आता है, US डॉलर्स। और ये आना ही आना है क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है। अभी जो डॉलर चल रहा है वो सपोज 84 चल रहा है, सपोज यही चल रहा है, तो अगले साल अगर ये डॉलर 70 पे आ गया, तो इसको तो $1 बिलियन में आएंगे ना, तो ये आईएनआर में जब कन्वर्ट कराएगी तो इसको लॉस हो जाएगा। $1 बिलियन का मतलब होता है 8400 रुपीज, इसको फिर 7,000 करोड़ मिलेंगे। तो ये क्या करेगी, अपनी पोजीशन को हेज कर देगी। ये डॉलर को, क्योंकि इसको मिलने हैं, इसको रियल में डॉलर मिलने हैं, तो ये डॉलर को अभी सेल कर देगी, ये फ्यूचर में जाके इसको सेल कर देगी, मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के फ्यूचर में सेल। ठीक है, पुट। इससे क्या होगा कि जब इसको 1 साल के बाद से अगस्त 25 में, या 2 साल के बाद अगस्त 26 में, जब इसको $1 बिलियन मिलेगा, तो ये इसको उसी रेट पे बेच सकेगी। और इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा कि ये जो अभी डॉलर है, इसमें इसको प्रीमियम भी ये कमाएगी, क्योंकि उसका भी अगर आप पैसे जो अभी 84 का है, तो ये मार्केट के जो फैक्टर होते हैं उसमें एज्यूम करेगी कि इसकी कैरिंग कॉस्ट, तो जो भी इस समय चल रही है, जैसे 2% पर एनम चल रही है या जैसे भी चल रही है, तो ये शायद इसको 85 86 पे बेच सके अभी। आ रहे हैं बस समझ में गए। अगर आपको इम्पोर्ट करना था तो फिर भी वही कहानी, अगर आपको सपोज कुछ इम्पोर्ट करना था, आपको पता है कि रेगुलर आप कुछ ना कुछ इम्पोर्ट करते रहते हो, कोई ना कोई केमिकल है जो आप इम्पोर्ट करते रहते हो, तो आपको पता है कि वो सालों साल, जैसे हमने कोल का एग्जाम्पल दिया, उसकी आप पेमेंट डॉलर में करते हो। जैसे ये कोल ही है, तो यहाँ पे दो डबल कॉर्पोरेशन जो कोल इम्पोर्ट कर रही है, अगर ये कोल इम्पोर्ट कर रही है तो उनको दो तरह के रिस्क प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। एक तो कॉमोडिटी का, भी कोल का भी फ्यूचर ले लिया। अब कोल की फ्यूचर में अगर ये 8,000 रुपये भी देने, बट देने तो डॉलर में है, तो उस समय अगर डॉलर ही ऊपर नीचे हो गया, तो अपने डॉलर की भी पोजीशन आपको बाय करना पड़ेगा। आपको बाय क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पे करना है, डॉलर खरीद के फिर अपने जो काउंटर पार्टी है या जो आपका सेलर है उसको देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो कॉरपोरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेज करना, और उनकी पॉलिसीज भी होती हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स आर नॉट फॉर स्पेकुलेटिव, वो सबके भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आप उसका क्या पता वो आप रेगुलेटेड इंडस्ट्री में हो, क्या पता आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को बार बार नहीं छेड़ सकते प्राइस पे, इसलिए आपके इनपुट कॉस्ट को यू विल हैव टू अलाइन। अगर आपके जैसे कुछ 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 मैंने कंपनियां देखी, उनके लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म डेरिवेटिव से अपनी रिस्क को प्रोटेक्ट करके ही चलते हैं आगे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर क्या करेगा, स्पेकुलेशन, मैं भी एग्जांपल दे रहा था नेस्ले के शेयर का, हेजिंग तो पता नहीं क्यों करेगा, यील्ड एनहांसमेंट। तो कई बार क्या होता है, ये मार्केट तो है ही है, देखो इसीलिए तो चल रही है, थोड़ा बहुत तो इसमें आर्बिट्राज होता ही है, कुछ एक स्मार्ट लोग होते हैं वो देखते रहते हैं इधर उधर जाओ, बहुत बड़ी मार्केट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। जैसे अभी गोल्ड पे आया था, जब इम्पोर्ट ड्यूटी सरकार ने गिराई, गोल्ड नीचे आया, तब धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, जो समझदार था उसने उस समय खरीद लिया। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या करते हैं, हेजिंग। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने हर तरीके के अपने मार्केट में अपना पैसा डाला होता है, तो उनको भी ये जो डेरिवेटिव लेने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अदरवाइज ऐसा नहीं होगा कि उसने, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने एक सपोज इंडिया में उसने $1 बिलियन डाले, 8,080 पे था उस समय डॉलर, 8,000 करोड़ रुपए उसने डाले, 1 बिलियन,
अब उसको रिटर्न मिली 2 बिलियन हो गए 10 साल के बाद, 2 बिलियन हो गए 10 साल के बाद, तो कितने हो गए? अगर एप्पल टू एप्पल देखें तो ये 16,000 करोड़ हो गए। हैविंग सेड, अगर उस समय डॉलर और आईएनआर से 160 पे बैठा है, तो 160 से तो इसको तो 1 ही बिलियन मिला ना वापस। तो इसको अपनी जिस करेंसी में अल्टीमेटली पैसे चाहिए ना, जिसमें ये रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है, उसको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो यू नो एंड ऑल दैट स्टफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो इतना मुश्किल नहीं है, आपको ये बात माननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, एक बार खुद देखना पड़ेगा कि ये ग्लोबल मार्केट्स हैं, ये इवन नेशनल लेवल पर भी आप देखें तो ये एक डेरिवेटिव मार्केट इवॉल्व हो चुकी है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन हो रहे हैं। बट I cannot say 100%, but chances of actual underlying value on that day to be different than the future contract is very 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 high. मैं शुगर का जैसे आपको एग्जांपल दे रहा था, कोई चांस नहीं है, या फिर मतलब ये इस समय ये डायरेक्शनली 55 ही लग रहा है, बट जब वो आप जाओगे अगस्त 25 में, उस समय ये 60 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, इवन 40 भी हो सकता है। मैंने देखी हुई है मार्केट, बम्पर प्रोडक्शन आती है 3 साल के बाद। उससे क्या होगा कि जो आपकी उस समय की पोजीशन है उस पर आपको प्रॉफिट या गेन होगा। हैविंग सेड, प्रॉफिट एंड गेन तो इंडिविजुअल की चिंता है, आपको प्रॉफिट एंड गेन का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आप अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर रहे हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेरिवेटिव। आपने एक अपना फाइनल प्रोडक्ट बेच के उसमें पैसे कमाने, वो आपका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, आपने वो हेज कर रखा है, शायद आपको इसमें प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो आपको थोड़ा सा शांति से बैठ के एक बार इस थ्योरी को ठीक से समझना है, और फिर आपको इसको करना है। देखो अगले एग्जांपल में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया हुआ है, जो कि ये आपकी सारी चीजों को एकदम क्लियर कर देगा। लाइन से ही चल रहे क्या? लाइन से ही चल रहे थे, लाइन से नहीं चलते, वापस आते हैं इस पे। ये रहा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखो फॉरवर्ड क्या होता है, कंसिडर ए पंजाब फार्मर जो वीट करता है, गेहूं जो बनाता है टू सेल एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट पे बेचेगा भाई। आजकल तो नया वो भी चल रहा था, जो भी चल रहा है कि कॉस्ट प्लस बेनिफिट। जब पूरा किसान हो आप, कि मैं किसान हूँ भाई, मैंने पूरी, मेरा इनपुट कॉस्ट भी लगता है, कोई फसल फ्री में नहीं बन जाती, मेरा अपना टाइम भी लग रहा है, सारी चीजें लग रही हैं। ठीक है, सो अगर सपोज मेरी इनपुट कॉस्ट थी 100 रुपए, मतलब ये 100 करोड़ ले लो, ठीक है, 100 करोड़ थी टाइम पे मिला मुझे। तो अब मैंने जो भी वीट बेचना है, मेरे को वो सपोज 110 या 120 करोड़ पे बेचना है, तब जाके मुझे 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा। अब the simplest and the traditional way for him is to harvest the crop in March, अभी दिसंबर चल रहा है या जो भी चल रहा है, नवंबर में लगता है ये, मार्च और अप्रैल, एंड सेल इट इन द स्पॉट मार्केट। स्पॉट का मतलब क्या होता है? स्पॉट मीन्स एट दैट टाइम, एट दैट टाइम। हाउएवर, देखो नवंबर में आपने फसल बोई, मार्च अप्रैल में कटेगी, सिंपलेस्ट वे इज कि आप उसको मार्च अप्रैल में बेचो। हाउएवर इन दिस वे we are exposing ourselves to the risk of downward movement in the price of the wheat, which may occur by the time the crop is ready for sale. Guys, believe me, आप अभी बच्चे हो, एक्चुअली में बच्चे हो, 22-23 साल के हो, बट सीए फाइनल के हो, आपको चीजें समझ में आएंगी। कॉमोडिटीज के जो प्राइस होते हैं वो मूव करते हैं, वो ऐसे, ये देखो नीचे चार्ट दिखा रहा हूँ, ऐसे 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 मूव करते हैं, अल्टीमेटली तो बढ़ ही रहे हैं। बट मैंने आपको कोल का एग्जांपल दे दिया, मैंने आपको फ्रूट का एग्जांपल दे दिया, क्योंकि काफी हद तक स्टेबल है फॉर लास्ट 20 years, मतलब 15 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 15 साल देख लो। सो अगर आपका ये वाला जो पीरियड है, सपोज ये 1 साल का पीरियड है, एंड यू वर दी सॉर्ट ऑफ फार्मर, और आपको ये वहां पे बेचना था, उस समय अगर ये गेहूं आपकी 100 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट लगी थी,
उस समय अगर ये गेहूं 80 रुपए का 80 करोड़ का बिक रहा है अभी, तो आपको तो 20 करोड़ का लॉस हो जाएगा। ओनियंस में इसमें बहुत कुछ होते रहता है, ऐसा आप देखते रहते होगे। तो आप अपने आप को यू आर एक्सपोजिंग इज द राइट वर्ड फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट। तो बेटर क्या होगा, देखो फार्मर्स नहीं करते, बट बड़े बड़े जो पढ़ाती हैं या जो वो हैं वो लोग करते भी होंगे, कमोडिटी में बहुत ट्रेड होता है। In order to avoid this risk, one way could be that the farmer may sell his crop at the agreed upon rate now, with a promise to deliver the asset and crop is a predetermined date in future. This will be at least, ठीक है। तो ये फ्यूचर मार्केट इवॉल्व है, तो इसका तरीका क्या होता है, इन ऑर्डर टू अवॉइड द रिस्क, आप अभी के अभी अड़ातिये से जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट कर लो, या एक अड़ातिया दूसरे अड़ातिये से, अड़ातिये का मतलब एक बिग स्केल जो भी ट्रेड करता है वीट में, कि भैया मैं आपको अप्रैल में आके 100 टन या जितने भी 1000 टन गेहूं दूंगा से 120 करोड़ में, केजी की बात कर लेते हैं कि मैं आपको 50 रुपए केजी गेहूं दूंगा, ठीक है, जो भी 40 का रेट चल रहा था, वो मान जाता है, एग्री कर जाता है, क्योंकि उसको पता है कि जैसे भी होगा। अब पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम तो कोई भी नहीं है, क्योंकि फ्रॉम द हेजिंग परस्पेक्टिव कॉर्पोरेशन को तो देखो, यू आर नॉट ट्राइंग टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट, आप स्पेकुलेशन नहीं कर रहे थे, आपको तो सीधा था भैया मेरे को तो अपने 20 करोड़ रुपए कमाने हैं, या इतने रुपए पर केजी पे गेहूं बेचना है। अगर गेहूं उस समय इस ट्रेंड में चला गया, वो 120 वाली चीज 150 की बिक रही है, तो आपको 30 करोड़ का लॉस, लॉस का मतलब नोशनल लॉस, बोले यार तो मुझे तो 120 में बेचना पड़ेगा। फायदा क्या है कि अगर वो 80 पे चला गया फिर भी आपको 120 मिलेंगे, तो आपने अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर लिया। दिस विल एटलीस्ट इंश्योर दैट द फार्मर इज पेड द इनपुट कॉस्ट प्लस रीजनेबल प्रॉफिट। 100 करोड़ लगाया था, इनपुट कॉस्ट रिकवर होगी, 20 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। Thus, the farmer would sell wheat forward to secure himself against the possible loss in future. Possible loss तो नहीं हुआ। अब ये लाइन जो मैं बता चुका हूँ, इट इज ट्रू बाय दिस वे ही इज ऑल्सो फोरक्लोजिंग, जो ये 150 आ सकता था, फोरक्लोजिंग possibility of a bumper profit. But most important is that the farmer has played safe to ensure himself against the eventuality of क्लोजिंग डाउन। मतलब उसको तो एक ही काम था भैया, अगर उसको वहां पे 80 करोड़ मिलते तो वो तो 20 करोड़ लॉस में, अगर 100 ही मिलते तो कुछ नहीं कमाता। अब इसको एक बार ध्यान से इस दो लाइनों को देख लेते हैं, विल कम बैक। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज, आई थिंक आपको समझ में, एग्रीमेंट बिटवीन ए बायर एंड ए सेलर, दो पार्टी होनी पड़ेगी। ऑब्लिगेशन, obligating the seller to deliver a specific asset in future, specific quality to the buyer on a specific date at a specific place, and the buyer in turn obligation to pay. अब कोई जरूरी नहीं है कि पे ही होता है, ये अब एक्सचेंज भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। ये मतलब आपने आप करेंसी में जाओगे तो एक्सचेंज होगा, आपको डॉलर चाहिए, ये डॉलर मेरे को लेना है, आप उसको आईएनआर में एक्सचेंज कर लो, ठीक है, तो इन्हें तो आप आईएनआर पे ही कर रहे हो, तो एट ए प्री नेगोशिएटेड प्राइस, ठीक है। दिस मीन्स दैट अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नेगोशिएट नॉट ओनली ऑन द प्राइस बट द क्वालिटी एंड द डेट एंड क्वांटिटी एक्सेट्रा। नो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज सब स्टैंडर्डाइज एंड टू पार्टीज सिट अक्रॉस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉरवर्ड एंड द फ्यूचर। तो फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, नो पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टैंडर्डाइज एंड द टू पार्टीज सिट अक्रॉस ईच अदर, मतलब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई बड़ा इंटरमीडिएट बीच में नहीं है। वर्क आउट ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर इज ये, कि वहां पे कोई स्टैंडर्डाइज नहीं होता, दो पार्टीज आपस में डिस्कस करती हैं और दे कैन कस्टमाइज इट द वे दे वांट, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, फ्यूचर पे, फ्यूचर पे आ जाते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, पार्टी यहाँ पर भी दो हैं, डेट यहाँ पर भी फ्यूचर की हो रही है। कमिट्स वन पार्टी टू बाय, सेम कहानी, अंडरलाइंग एसेट ऑफ द कमोडिटी एट ए स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, तो भैया फिर ये तो फॉरवर्ड ही हो गया। द एग्रीमेंट इज कंप्लीटेड एट ए स्पेसिफाइड एक्सपायरेशन डेट, तो इसमें जो डेट है वो देखो फ्यूचर डेट वहां पर भी थी,
इधर वो फिजिकल डिलीवरी लेगा या कैश सेटलमेंट करेगा, एक ही बात है। एक्सपर्ट इन ऑर्डर टू इनिशिएट अ ट्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द बायर सेलर मस्ट पुट गुड फेथ मनी इन द मार्जिन अकाउंट। वर्ड मिसिंग कहाँ पर है? मिसिंग तो नहीं किया हमने, बट आई विल जस्ट टेल यू। देखो वहां पे मार्जिन की कोई बात नहीं थी, क्योंकि वहां पे दो लोग आपस में बैठे थे। यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन का मतलब कि भाई अगर एक को तो रिस्क, एक को प्रॉफिट होना ही होना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर दोनों की अपनी अपनी नीड है, एक बंदे को डॉलर चाहिए लास्ट में, एक बंदे को आइनर चाहिए, दोनों का फायदा हो गया, कोई टेंशन नहीं, नो वरीज। बट इन लिटरल सेंस, और आप बोलो नोशनल सेंस में, एक को प्रॉफिट एक को लॉस होना ही होना है। उस फार्मर की कहानी कर लो, उसको जब उसको 120 करोड़ मिले, कोई जरूरी नहीं है क्या पता उस दिन बिल्कुल अलाइन भी हो जाए। अगर उस दिन मार्केट 120 करोड़ की है तो सब कुछ न्यूट्रल निकल के आ जाएगा। बट जनरली, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है स्ट्रक्चर, किसी को फायदा किसी को लॉस होगा ही होगा लार्जली, चाहे वो थोड़ा ही हो, 5%, 10%, 20%, कहीं कहीं का भी 100% भी हो सकता है। तो एक का प्रॉफिट एक को लॉस होगा ही होगा, और ये चलते रहेगा। अभी मार्क टू मार्केट में आपको समझाता हूँ। तो आपको जब फ्यूचर में आप डील कर रहे हो, फ्यूचर इज ए रेगुलेटेड प्रोडक्ट। मैं आपको ना यहीं पे समझा देता हूँ, यहाँ पे ना इतना अच्छा इन्होंने बताया नहीं, यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है? फॉरवर्ड और फ्यूचर का डिफरेंस। ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आर इन ट्रेड ओवर द काउंटर मार्केट, मतलब आपने जाके आपस में डिस्कस कर लिए, ये थोड़ा सा ओवर द काउंटर मतलब कुछ भी जाके आप नेगोशिएट कर लो। ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेज विद अ डेजिग्नेटेड फिजिकल लोकेशन, मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेता हूँ। Exchanges, clearing houses, settlements are made via agreed upon on a date agreed upon the parties. Settlements are made daily via exchange clearing houses. नहीं समझ में आया? Contracts are individually tailored and have no standardized size. ये easy है सबसे। Future contracts are standardized in terms of the quality and amount as the case may be. चीज कहाँ पे है? एक्सचेंज कहीं पे लिखा नहीं आ रहा। आप इसको देख लो, ट्रेडिंग कैसे होती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आर ट्रेडेड ऑन पर्सनल बेसिस ऑन टेलीफोन और अदरवाइज। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड, मीन एक्सचेंज कह लो इसे यार, ठीक है? सो बॉटम लाइन इज कि जो फ्यूचर और फॉरवर्ड है, तो फ्यूचर की चीजें एक है जो आपका टेलर्ड है। टेलर्ड का मतलब आपने और मैंने आपस में बात कर ली। एक है जो एक स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट बेच रहा है। किसके थ्रू बेच रहा है? एक्सचेंज के थ्रू बेच रहा है। उसकी सेटलमेंट भी एक्सचेंज के थ्रू हो रही है, ठीक है? एक्सचेंज, एक्सचेंज। तो अब भाई जब सब कुछ एक्सचेंज के थ्रू हो रहा है, एक का प्रॉफिट एक का लॉस होना ही है, तो एक बंदे को यहाँ पर मार्जिन डालना ही पड़ेगा। तो कोई भी जब आप फ्यूचर में ट्रेड करते हो, तो एक्सचेंज स्पेसिफाइड मार्जिन रूल्स होते हैं। 25%, 27%, पूरे एग्जाम्पल में हमने 20% लिया हुआ, तो भैया ये 20% का आपका मार्जिन हमेशा पड़ा रहना पड़ेगा। आर गेटिंग द मार्जिन? मार्जिन का मतलब देखो, आपका प्रॉफिट या जो लॉस होगा, अगर आप लॉस में जा रहे हो, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू कम होते जा रही है फ्यूचर में। आया समझ में? चलो अच्छा, हेलो हाय कर लेते हैं। देखो, फार्मर की बात करते हैं, किसान की। 100 करोड़ इनपुट थी, उसने 120 करोड़ मार्च में बेच दिया, फ्यूचर साइन किया उसने। अब जो फ्यूचर है, उसने 120 में कैसे बेचा? क्योंकि उस समय मार्केट का फ्यूचर इतने में मिल रहा था। अब 120 का क्यों मिल रहा था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। 100 करोड़ का अभी मिल रहा है, मार्केट में कैरिंग कॉस्ट लगा के, इंटरेस्ट लगा के या फैक्टर लगा के, उस समय की मार्केट में वो 120 था। तो आप किसी ने देखे होंगे। जैसे जैसे टाइम पास आता है, राइट नाउ से नवंबर में उसने बेचा था, दिसंबर में शायद जो अप्रैल का फ्यूचर है वो 130 का भी हो सकता है। फार्मर इज सिटिंग ऑन प्रॉफिट, क्योंकि उसको तो 120 में ही बेचना है, तो उसको तो कोई ऐसे नुकसान है नहीं, मतलब अल्टीमेटली उसको वो तो नुकसान ही है उसको, तो फिर है ना? तो अगर उसको नुकसान हो रहा है, बट उसके पास अंडरलाइंग एसेट है, इसलिए उसको इतनी ज्यादा चिंता नहीं है। अगर उसको मार्केट से खरीद के देना होता वो 120, तो मार्केट में रेट तो 130 हो गया अभी। अगर मार्केट में रेट 130 हो गया है, सो अगर मार्केट में रेट 130 हो गया है, हमने एग्जांपल जैसे भी लिया, तो फिर वो 10 करोड़ लॉस में चल रहा है। उसको स्टॉक जो मार्केट है वो उसमें 10 करोड़
का 20% या जो भी कह लो, पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 20%, वो 20% मार्जिन रखवा लेगी कि बाद में अगर वो नहीं दे पाया डिलीवरी, तो जिसने 120 करोड़ में लेने के लिए एग्री किया उसको तो बेचारे को लॉस हो जाएगा ना, समवन विल हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। तो मार्जिन मीन्स हूएवर इज इन लॉसेस। मार्जिन का मतलब क्या होता है, जो भी लॉस में चल रहा है उसको अपने पैसे डिपॉजिट कराने पड़ेंगे, और ये डेली निकल जाते हैं, डेली कैलकुलेट हो जाते हैं, ठीक है। मार्किंग टू मार्केट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू मार्किंग टू मार्केट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्ट टू मार्किंग टू मार्केट, जो मार्केट में इन विच द लॉस और द प्रॉफिट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड इन द मार्जिन अकाउंट ऑन अ डेली बेसिस। क्योंकि आपका जो सौदा है या जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है या जो आपकी जो डील है वो एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है। एक्सचेंज मैंने 4 बार वर्ड किया था। एक्सचेंज को पता चल जाएगा कि जो फ्यूचर वाली डील है कंपेयर टू स्पॉट या फ्यूचर का प्राइस चेंज होते जा रहा है ना। जब आपने लिया था फ्यूचर वो रेट अलग था, अब रेट अलग आ रहा है, तो अगर आपका लॉस में चल रहा होगा तो एक्सचेंज की जो भी मार्जिन रेगुलेशंस होंगे, यू विल हैव टू फंड दैट मार्जिन ऑन अ डेली बेसिस, अदरवाइज वो आपको बेच के पहले खत्म करेगा। तो थोड़ा ठीक से समझाते हैं। In future contracts, every participant is subject to maintain margin as decided by the exchange authority। यहाँ पे आ गया बिल्कुल क्लियर। भाई लॉस होना है किसी का, मार्जिन पहले ही देके चलो। अंडरलाइंग एसेट तो ठीक है, अंडरलाइंग एसेट जैसे मैंने बताया था अभी ऑप्शन में, अंडरलाइंग एसेट तो रहेगा ही रहेगा, बट उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो पहले ही आप साथ साथ डेली बेसिस पे देके चलो। इसमें जो क्रेडिट रिस्क होता है वो ईच पार्टी का होता है फॉरवर्ड में। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिंस द ट्रांजैक्शन इज टू वे ट्रांजैक्शन, द पार्टी नीड टू बी बॉदर्ड अबाउट द क्रेडिट रिस्क, मतलब रिस्क का मतलब ये एक्सचेंज की गारंटी होती है, इसीलिए एक्सचेंज आ गया बीच में, इसीलिए मार्जिन का कंसेप्ट आ गया, ठीक है। सो आई थिंक मोटा मोटा आपको ब्रॉडली काफी हद तक तो समझ में आ गया। अब अगर सर आप ही बता दो कि समझ में आ गया, सो व्हाट डू यू कॉल इट, तो काफी हद तक समझ में आ गया है ये। इसको हम क्या कहते हैं, अ, इस चैप्टर को या इस डिस्कशन को अभी के लिए, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 45 मिनट का लेक्चर हो गया हमारा, इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे अगले 5 मिनट में। बट जस्ट टू क्लैरिफाई यू, स्पॉट मार्केट हो गई, कैश मार्केट हो गई, फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर फॉरवर्ड, दोनों चीजें हो गई, आपको समझा दिया। एक ही चीज होती है, बस उसको डील करने के तरीके अलग होते हैं, मतलब अंडरलाइन कंसेप्ट सेम है, आप उसको जो एक्चुअल यूज करना चाहते हो, बट गिवन दी प्रोडक्ट साइज, गिवन दी सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी का मतलब अगर आपको लेने हैं $2 लेने हैं, आप फ्यूचर में जाओगे आपको 2 किलो चीनी थोड़ी ना मिलेगी वहां तो लॉट साइज बन जाता है। तो ये तो आपने पढ़ाया नहीं, तो स्टैंडर्डाइज साइज बताया था मैंने, बड़े बड़े साइज में डील होता है, और छोटे छोटे लोगों के लिए नहीं वो काम, बड़े थोड़ा सा डिसेंट साइज का डील होती है वहां पर, तो वो फ्यूचर में होता है। अब पॉइंट आ गया कि फ्यूचर का प्राइस कैसे निकलता है या फॉरवर्ड का प्राइस कैसे निकलता है, दोनों का एक साथ ही बताया मैंने, कंसेप्ट सेम ही है। देखो जो स्पॉट में चल रहा है, इसको ये थोड़ा सा एग्जांपल यहाँ से लिख लेता हूँ। जो स्पॉट में चल रहा है उसमें आपको कैरिंग कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, तो भैया अगर यही कैरिंग कॉस्ट का मतलब इंटरेस्ट और स्टोरेज वगैरह अगर आप उस पे जाते हो तो अगर कोई 100 रुपए की जो भी कह लो, तो उसमें इंटरेस्ट आपको ऐड करना पड़ेगा तभी तो फ्यूचर में मिलेगा। 100 रुपए की एफडी है, 1 साल के बाद वो अगर 10% इंटरेस्ट के साथ 110 की हो जाएगी, अगर वो इंटरेस्ट वापस आ गया तो 100 की हो गई। सेम स्टॉक है, अगर एक स्टॉक अभी से नेस्ले का स्टॉक 5200 का चल रहा है, आपको लगता है 10% बढ़ेगा 1 साल के बाद, तो ये 520 ऐड हो जाए, कितना हो गया, 5720 का हो गया। लेकिन इसने बीच में डिविडेंड भी दे दिया, माइनस डिविडेंड रिटर्न, इसने 500 रुपये का तो डिविडेंड ही दे दिया, तो जो कि रुकेगा नहीं उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो तो इंडिविजुअली पे हो जाएगा, तो फिर ये कितना हो गया 5220, जो भी कह लो। सो मैं इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैरिंग कॉस्ट बेसिकली इंटरेस्ट ही है, हर जगह पे इंटरेस्ट निकल के आएगी, जैसे कि एग्जांपल में समझाया होगा। थोड़ा सा इस एग्जांपल को देखो, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, नोट्स में व्हाट डू कॉल इट, गूगल ड्राइव पे अपलोड भी कर रहा हूँ, और मेरी वेबसाइट से भी आप ले सकते हो। चलो, सी यू वेरी सून, दिस वाज द फर्स्ट सेशन ओनली, आई थिंक दिस सेशन विल टेक अराउंड 6-7 सेशन, but the bottom line or the first priority for you is to understand 5-6 things। 5-6 things। नंबर 1, डेरिवेटिव क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की, आई डोंट नो इट वाज सो यूजफुल और नॉट, बट आई थिंक
दैट वाज अ वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि डेरिवेटिव होता है कुछ नहीं, इंग्लिश का वर्ड है, फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स। स्पॉट मार्केट, कैश मार्केट क्या होती है, थोड़ा सा आपको एक बार के लिए प्लीज आप गूगल कर लो, हर चीज का फ्यूचर फॉरवर्ड मिलेगा आपको। कि जब तक आप चीजों को देखोगे नहीं ना, तब तक मैं जितना मर्जी बता दूं कि काउंटलेस मार्केट, ये बॉन्ड होता है, ये स्टॉक होता है, ये फ्यूचर हो गया, ये फॉरवर्ड हो गया, ये प्रिंट, भाई 10 मिनट ही लगेंगे यार। 10 मिनट जरा गूगल पे कर लो कि भैया एक कोई भी स्टॉक जिसका आपको समझ है, उसके आप फ्यूचर का प्राइस चेक कर लो, देन यू विल नो कि हाँ फ्यूचर में भी बिकता है। प्लीज ये कर लो, क्योंकि तो आपको फिर सारी चीज समझ में आने लगेंगी, देन यू विल बी एबल टू लिंक इट। डेरिवेटिव की जो यूजेज होते हैं वो मतलब हेजिंग और स्पेकुलेशन को एक मिनट के लिए छोड़ दो, हेजिंग के लिए ज्यादा होते हैं। तो एक बार जरा अपने मन में सोचो आप कि यू आर द सीएफओ, यू आर द कमर्शियल हेड, आप प्रोक्योरमेंट हेड हो, इवन आप अपने आप को ओनर ही मान लो। भाई आपको पता है कि आपको कोल चाहिए, आगे आपको पता है कि केमिकल चाहिए, उस केमिकल का प्राइस आपने अगर लॉन्ग शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो भी आपका बंदा था, जो भी आपका सप्लायर है, अगर आपने उससे शॉर्ट टर्म किया हुआ है, ये तो दिक्कत है, क्योंकि वो तो प्राइस आपको तो सालों साल चाहिए, 6 महीने बाद इसका प्राइस डबल भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है ना। तो आप एटलीस्ट कुछ पीरियड का, जनरली 1 साल, 2 साल, 3 साल का आप ना चीजें प्रोटेक्ट कर लोगे। तो वो कैसे आएगा, अभी 100 की है, 1 साल के बाद 110 की होगी, 2 साल के बाद 120 की होगी। इन द नॉर्मल डिसेंट सिनेरियो एकदम से डबल नहीं हो सकती चीजें, अनटिल अनलेस देयर इज समथिंग नोन। कोई ऐसी क्रॉप है जिसको कन्वर्ट होने में 2 से 3 साल लगते हैं, तो आपको पता है कि अभी तो अवेलेबल है, 1 साल के बाद अवेलेबल नहीं होगी, तो वो अभी भी डबल बिक सकती है। तो आपको फ्यूचर की चीजों को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, दैट कॉल्ड हेजिंग। आप जो कॉर्पोरेट में एंटिटी में जाओगे, कोई आपको नहीं बोलेगा प्रॉफिट कमा के दो, पीपल विल टेल यू कि आप अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करो। स्पेसिफाइड पॉलिसीज होंगी कि आपको इतना तो फ्यूचर की पोजीशन को प्रोटेक्ट करना ही है अभी। अब उन फ्यूचर की पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके का मतलब क्या हुआ, आप या तो फॉरवर्ड ले लो, या तो आप फ्यूचर ले लो, मोटा मोटा सीन ही है, एक्सेप्ट लॉट साइज एंड सेटलमेंट, डिलीवरी और मार्जिन रिक्वायरमेंट। और या फिर आप ऑप्शन ले लो। अब ऑप्शन भी मल्टीपल तरीके के होते हैं, दैट विल जस्ट डिस्कस। ऑप्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस में डील करना, और फ्यूचर और मतलब एक्चुअल जो मेन अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू में। ऑप्शन भी, ऑप्शन का प्राइस भी अंडरलाइंग एसेट से ही ड्राइव होगा, बट आपका जो पैसे थोड़े कम देने पड़ेंगे आप, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी आपके फ्यूचर की जो रिटर्न, अगर आप आपको जो भी कह लो, अगर आपको एक्सपोर्टर हो तो आपके आईएनआर में, या जो भी नो ईदर वेज योर पोजीशन इज प्रोटेक्टेड। अगर आपको बाय करना था फिर भी आपको पता है कितने में, आपको सेल करना था आपको फिर भी पता। हमने फार्मर का एग्जांपल मॉड्यूल से ही थोड़ा डिटेल में समझा। अब हम आगे इसको और एक बार 10-15 मिनट लगा के फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इनकी प्राइसिंग कैसे निकलती है। एक्चुअल प्राइसिंग निकलेगा कुछ नहीं, वही आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड डिस्काउंटिंग रेट, वही चीज घुमा फिरा के आते रहेगी। बट वो हम आपको एक बार डिटेल में, वी विल जस्ट डिस्कस इट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन वेरी सुन टुडे। आज सेकंड हाफ में करते हैं, मे बी अराउंड 5:36 के आसपास। चलो, सी यू गाइस, टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो मैंने पेपरों में देखा है, मेरे साथ भी हुआ था 12th में एक बार, पेपर वाले दिन आपकी हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम। आपको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज जिस दिन हेल्थ खराब होगी पेपर के 1-2 दिन पहले या विद इन द एग्जाम्स, देन यू विल स्ट्रगल। लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपनी हेल्थ को ठीक रखो। आई एम नॉट गेटिंग इनटू कब सोना चाहिए, बट अपनी प्रॉपर स्लीप लो। हल्की फुल्की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ज्यादा करो तो और भी अच्छी बात है यार, कुछ नहीं होना, पास हो जाओगे आप, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह तो चलो वो करते ही रहेंगे, बट हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन एंड लेट अस किल द डेरिवेटिव एंड पोर्टफोलियो। 70 नंबर, 70 कैसे है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और डिस्काउंटिंग फैक्टर सर्विस के इन 2 चैप्टरों से ही आपके कवर होने वाले हैं।